इंजीनियरिंग आज के डेट में इंडियन सोसाइटी में इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक स्टेटस बन गया है। एक ऐसा स्टेटस जिसमें लोग जाते तो बहुत उम्मीद लेके हैं, पर बाद में हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि 80% ऑफ द इंजीनियर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल। बच्चे का जन्म नहीं होता कि इंडिया में ये डिसाइड हो जाता है कि इसको मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है। और अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आज के डेट में इंजीनियर्स ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि किसी फैक्ट्री में से फिनिश्ड गुड्स। इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तब शुरू हुई थी जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था एंड हमें इंजीनियर्स की जरूरत थी ताकि हमारे देश को बूम मिल सके इस सेक्टर में। पर आज के डेट में हालात क्या है ये आप सबको पता है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इंजीनियरिंग में लोग जा रहे हैं बट अनएम्प्लॉयड क्यों निकल रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है और कैसे ये हमारे सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम है। फादर ऑफ आईटी सेक्टर नारायण मूर्ति, उनका ये कहना है कि इंडिया के इंजीनियर्स की जो हालत है उसके लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, जिसके कारण 20% ऑफ द इंजीनियर्स इनएम्प्लॉयबल होते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? वेल गाइस, जब इंजीनियरिंग की जरूरत इंडिया में थी तब जो करिकुलम बनाया गया था उस टाइम पे, तब उसकी ज़रूरत बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक था उस टाइम की सोसाइटी के कारण। बट विथ टाइम हमारे देश ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आया है, बट जो हमारा करिकुलम है वो अभी भी वही पुराना करिकुलम बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो हो रहा है। आई एम श्योर कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे होंगे, बट सोचने वाली बात यह है कि क्या ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मेटावर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, आने वाले टाइम में NFT क्रिप्टो बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है, या फिर वो अभी भी वही पुराने करिकुलम को कॉपी करने वाला है। और इसी की वजह से हमारे HRD मिनिस्टर ने यह कहा कि आज के डेट में ओनली 50% तक ही इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब ले पाते हैं। और ये उन कॉलेजेस की बात है जो कि AICTE अप्रूव्ड है, कोई रैंडम कॉलेजेस नहीं है। और इसमें फॉल्ट सिर्फ अपडेटेड करिकुलम नहीं होने का नहीं है, इसमें इक्वल फॉल्ट स्टूडेंट्स और फैकल्टी का भी है। एस्पायरिंग माइंड्स जो कि एक रिक्रूटमेंट असेसमेंट कंपनी है, उन्होंने इंडियन इंजीनियर्स के ऊपर एक सर्वे किया था। उनके सर्वे में यह पता चला कि ओनली 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं दे एंड अप डूइंग इंटर्नशिप्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को समझने का, नॉलेज लेने का। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका करिकुलम ही आउटडेटेड हो। अब अगर आपको अपने कोर्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो ऐसे में कोई एम्प्लॉयर आपको क्यों हायर करेगा? आप अपने बैच के टॉपर हो या फिर फेलियर हो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो बराबर ही है। एस्पायरिंग माइंड्स के फाउंडर वरुण अग्रवाल का कहना है कि ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होने वाली जब तक फैकल्टी अपने कोर्स में बस थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि उन थ्योरीज का प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि जॉब लेने के टाइम पे काम में आती है। अब मैं जब जॉब की बात करता हूँ तो जॉब लेने के टाइम क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? इज इट जस्ट द पैकेज, द सैलरी जो कि आपको मिल रही होती है, या फिर उनका वर्क कल्चर, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, कितनी जल्दी आपका प्रमोशन होने वाला है, क्या वो काम कराने वाला है, ये सारी चीज़ें भी। पर ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा कौन? कंपनी के फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स। पर आप उन तक पहुंचोगे कैसे? वेल, नॉर्मल केसेस में शायद ये काफ़ी टफ हो, बट आज के डेट में जब हमारे पास हाईरेक्ट जैसा ऐप है तब ये बिल्कुल टफ नहीं है। हाईरेक्ट में आप 50,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप के फाउंडर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात करके ये देख सकते हो कि आपके लिए वहाँ पे क्या स्कोप है और आपको अपने स्किल्स पे कहाँ काम करना चाहिए ताकि आप उनके लिए लायक बन सको। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और आपको एक फॉर्म को फिल करना है जहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, क्या पढ़ा है, आपके स्किल्स क्या है, एंड हाईरेक्ट आपको अपने आप खुद ऐसे फाउंडर्स को फाउंडर से कनेक्ट कर देगा जिनको आपकी ज़रूरत होगी। इंडिया में इंपॉर्टेंस दिया जाता है अटेंडेंस को, और ऑलरेडी नंबर ऑफ क्लासेस के बेसिस पे कोर्स कितने दिन में खत्म होने वाला है ये डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल, ये फिक्स कर देना कि सेमेस्टर में ओनली 60 क्लासेस होंगी, तो नाउ द फैकल्टी इज ऑल्सो पेड अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ क्लासेस, एंड इसलिए वो उनका मोटिवेशन ये होता है कि यार 60 दिन में कोर्स को खत्म करो क्योंकि पैसे तो उतने के ही मिलने वाले हैं। बहुत कम प्रोफेसर्स होते हैं जो कि खुद से ये स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं कि नहीं यार, हमें पैसे कितने के ही मिले, हम तो बच्चों को अच्छे से ही पढ़ाएंगे, उनको पूरा नॉलेज देंगे। तो बेसिकली इंडिया में बस ऑन पेपर क्लास में अटेंडेंस होती है, बच्चे क्लास में जाते हैं, एंड फिर ऐसे में ब्रेन का सिमुलेशन कैसे होगा आप खुद सोच लो। पर पता है, ये जो प्रॉब्लम है ना वो कॉलेज में आने से पहले, बहुत पहले बचपन में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है, और उनके पेरेंट्स इतने भोले होते हैं कि उनको भी नहीं पता होता कि आज के डेट में 21वीं सदी में कितने सारे करियर ऑप्शंस बच्चों के लिए अवेलेबल है, और यहीं से प्रॉब्लम्स हो जाती है शुरू। एक्चुअल में क्या होता है, ये जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो लेट्स एनालाइज इट बहुत ही डिटेल में। कोटा, ये जो वर्ड जब मैं कहता हूँ तो आपके मन में क्या आता है? वेल गाइज, मेरे मन में बस 3 चीज़ें आती हैं: इंजीनियरिंग प्रिपरेशन, IIT और सुसाइड। आई एम श्योर कि सुसाइड वर्ड सुन के बहुत लोग ऐसे हो गए होंगे, अरे क्या बोल रहा है, कैसे ऐसे बात कर रहा है। बट आई बिलीव कि अगर हम इसके बारे में अच्छे से खुल के बात नहीं करेंगे तब तक ये इशू एड्रेस नहीं होने वाला है। पर इन स्टूडेंट्स, सुसाइड के पीछे का रीज़न क्या है? वेल गाइज, इसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट सुसाइड इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। इन केस यू आर समवन जो कि अभी इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आपको बहुत ही डिफिकल्टीज आ रही है, तो प्लीज़ टॉक टू समवन, प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर मेंटर्स, टॉक टू समवन
जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। नाउ लेट अस फिगर आउट द प्रॉब्लम्स, ताकि आप इनको सुन के शायद आप भी इससे निकलने का कुछ रास्ता ढूंढ पाओ। रीज़न नंबर 5, हाई पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। कोटा में एक कृति नाम की लड़की IIT का प्रिपरेशन कर रही थी। उसको किसी ने पूछा नहीं था कि तुमको इंजीनियरिंग करना है या नहीं करना है, बट उसको इतना ज़रूर पता था कि उसके पेरेंट्स के उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। 2016 की बात है, उसने JEE मेंस दिया एंड उसका स्कोर आया 144 आउट ऑफ 360। कितना अच्छा है कितना बुरा है मुझे नहीं पता, बट शायद ये कृति के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। उसने अपने कोटा के रेंटेड अपार्टमेंट के 5th फ्लोर से कूद के अपनी जान ले ली। जस्ट इमेजिन कि हम ये मानते हैं कि कृति 20 साल की है एंड 60 साल तक वो जीने वाली थी, तो कितना ज़्यादा लाइफ स्पैन बाकी था जिसमें कि वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकती थी। बट कृति के मन में पता नहीं ये कहाँ से आ गया कि अगर उसने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो जिंदगी में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एज इफ कि इंजीनियरिंग के अलावा जिंदगी में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये तो एग्जाम्पल थी बस एक लड़की कृति की, पता नहीं ऐसे कितनी लड़कियाँ होती है जो कि ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पर मजबूर हो जाती है, कितने ऐसे लड़के होते हैं। रीज़न 4, नो स्क्रीनिंग प्रोसेस। अपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है, उसमें ये दिखाया गया है कि एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल एंड हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता ही है। कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डांस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग गाने में अच्छे होते हैं। बट कोटा में क्या होता है आपको पता है? वहाँ पे ये होता है ना कि आपको अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, आपके लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा ही प्रेजेंट होगा। वो आपसे ये पूछेंगे ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको एक टेस्ट देने के लिए वो जरूर बोलेंगे जिसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। नो मैटर आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो बुरा परफॉर्म करो, आपका एप्टीट्यूड कितना है, आपको एक ऐसा बैच जरूर अलॉट कर देंगे जिसकी ये प्रॉमिस होगी कि आप IIT JEE जा सकते हो। प्रमोद महेश्वरी जो कि करियर पॉइंट कोचिंग के को-फाउंडर है, उनका ऐसा कहना है कि कोटा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मेन पर्पस एजुकेशन देना है ही नहीं, उनका मेन पर्पस है बिजनेस करना। उनका ऐसा कहना है कि कोई भी बच्चा जब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए आता है तो उनका ये गोल होता है कि वो ये फिगर आउट करे कि वो टॉपर है या क्या है। अगर जो वो टॉपर है तो कोई भी इंस्टीट्यूट उन्हें मिस नहीं करना चाहेगा अपने कोचिंग में लाने के लिए, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है एग्जाम में तो कोचिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो उस केस में तो वो बच्चों को एडमिशन देंगे ही, साथ में स्कॉलरशिप्स भी देंगे 100% 200%, दैट्स ग्रेट। पर साथ में अगर वो बच्चा अच्छा नहीं भी है पढ़ाई में, अगर वो IIT JEE के लिए बना ही नहीं है डिपेंडिंग ऑन हिज स्किल्स, तो भी उसको वो कोई ना कोई बैच देंगे ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। और रही बात पेरेंट्स की, तो उनको भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा IIT और एम्स क्लियर नहीं कर सकता। उनका बस एक ही चीज़ कहना होता है कि यार एक बार ट्राई करके देख लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। बट गाइज आई एम श्योर कि इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि बीइंग एन IITian आई कैन ऑल्सो से दैट कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। तो इन केस यू आर समवन जिसको खुद से ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग करना है, तो प्लीज कोचिंग करो, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो। मैंने खुद केमिस्ट्री 5 टीचर से पढ़ा था, बट प्लीज किसी भी प्रेशर में आके मत करो एंड ये देख लो कि तुम्हारे एक्चुअल स्किल्स उस लेवल के हैं या नहीं है। रीजन 3, मिंटिंग मनी। एक इंटरव्यू में कोटा के एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रही एक स्टूडेंट ने ये कहा था, उसका कहना था व्हेन यू सी अदर्स डूइंग वेल इट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन, बट व्हेन यू सी देम बीइंग रिवॉर्डेड विद मनी एंड अदर फैसिलिटीज इट लीव्स यू फीलिंग इनसिक्योर। तो कोचिंग वाले पैसे छापते हैं, उनका बिजनेस है, जितने पैसे कमाने हैं कमाने दो। बट सोचने वाली बात यह है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसे छापते नहीं है, वो पैसे दे रहे होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अब जो टॉपर्स एंड ऑल होते हैं उनको कोचिंग जो है बहुत सारा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे गिफ्ट देता है, बहुत कुछ देता है। बट नाउ जरा उन सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको की स्पेशल फैसिलिटीज कोचिंग नहीं देता, उनके अंदर कहीं ना कहीं से एक सेंस ऑफ गिल्ट आ जाता है। गिल्ट क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, अगर मैं उनको रिटर्न में लाके कुछ ना दूं, अगर मैं अच्छा परफॉर्म ना करूं तो पता नहीं मेरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं मैं उस चीज़ के लायक भी हूँगा या नहीं। और इस चक्कर में उन पे आता है प्रेशर। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? वेल गाइस, पहली चीज़ तो ये है कि गिल्ट रखना बिल्कुल सबसे बेकार चीज़ होती है, क्योंकि गिल्ट इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों से आप एक ओपन कन्वर्सेशन करो और उनसे ये जानने की कोशिश करो कि क्या उनको सच में इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। अब अगर तो उनका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दो, उनको अच्छे बुक्स ला के दो, सब कुछ करो। बट अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ इसके बारे में आप सोचो कि हमें क्या करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइज, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होने वाला। राजू रस्तोगी याद है जो 3 Idiots में दिखाया था, वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बट क्योंकि उसको हमेशा डर लगता था कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मेरी बहन की शादी कम्मो की शादी कैसे होगी, हाथों में अंगूठियां पहनता था, इतना कुछ करता था और उसी डर के कारण उसका परफॉर्मेंस खराब होता था। तो जब तक आपके मन में डर रहेगा ना कि मैं घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तब तक परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जो कि आप नहीं चाहते। आपको अच्छे से परफॉर्म करना है तो प्लीज़ प्रेशर मत लो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, अभी बस पढ़ाई करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। नंबर 2, टीचर्स। जब मैं खुद IIT का प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे कोचिंग में एक फिजिक्स वाले टीचर थे जो कि लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है जिनसे मैं
कभी भी पढ़ा हूँ, ठीक है। उनका नाम था PRK सर, इन केस वॉचिंग दिस सर लव यू, ठीक है। एंड दूसरे टीचर्स भी थे, बहुत सारे थे, उनमें से एक टीचर ऐसे थे इनका मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बट मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। जब मैं PRK सर की क्लास अटेंड करता ना, तो ऐसा होता था कि इट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मैं अपने किसी ऐसे घर के किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, मतलब चिल कन्वर्सेशन होता था। वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ाते नहीं थे, ऐसा लगता था कि मस्त दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। कन्वर्सेशन में वो गर्लफ्रेंड भी ला देते थे कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एंड कॉन्सेप्ट कब सामने आ रहा था पता भी नहीं चलता था। एंड वहीं दूसरी तरफ मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे जिनसे मैं एक बार डाउट पूछ रहा था, एंड डाउट पूछने के बीच में उन्होंने मेरे को क्या बोला कि तुम जितना डाउट्स पूछ रहे हो ना उतना डाउट्स टॉपर नहीं पूछते हैं, अगर तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मैं सच में फिल्मी साउंड कर रहा होगा, बट गॉड प्रॉमिस ये लिटरल इंसिडेंट था जो कि मेरे साथ हुआ था। ऑलमोस्ट मेरी आंखों से आंसू निकल गया था, मैंने कंट्रोल किया, आंखें गीली हो गई थी। तो टीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों पे कितना प्रेशर होने वाला है। हमारे पास ऐसे भी टीचर्स हैं, जीतू भैया टाइप्स, एंड दूसरे ऐसे वाले भी टीचर्स हैं जो कि बच्चों को ऐसे अलग ही मेंटल प्रेशर में डाल देते हैं। तो टू ऑल द टीचर्स, यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट अ लॉट ऑफ सच सिचुएशन जिसमें कि बच्चे सुसाइड करते हैं जस्ट विथ योर वर्ड्स। ऑब्वियसली आपको बहुत स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, बट प्लीज इतना भी ज्यादा हार्श ना हो जाए कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो टीचर का ये गोल होना चाहिए कि नो मैटर बच्चा किस भी कंडीशन से आया हो, नो मैटर उनका फैमिली का कंडीशन क्या है, नो मैटर उसको फोर्स किया गया हो, क्या किया गया हो, अब अगर वो आ गया तो उसको तो पढ़ना है, राइट। वो 2 साल वहाँ स्पेंड करेगा। तो टीचर का ये गोल होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाई ना फन लगे, बिकॉज यू कैन नेवर कम्पीट विद समवन हु इज हैविंग फन। रीजन नंबर 1, डमी स्कूल्स। डमी स्कूल्स क्या होता है? वो ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे आपको बस अटेंडेंस ऐसे ही मिल जाती है एंड आपको अटेंड करने की क्लासेस जरूरत नहीं पड़ती। क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बच्चे जेई की क्लासेस अटेंड कर सके। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए क्योंकि IIT जेई में या ऐसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस वाले, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को फोमो होने लगता है कि अगर मैं जल्दी से प्रिपरेशन शुरू ना करूँ तो मैं एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। अगर सिर्फ मैं IIT की बात लूँ तो करीब 10 लाख के बच्चे एग्जाम में बैठते हैं एंड करीब 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। दैट इज अ सक्सेस रेट ऑफ ओनली 1%। क्या पहले स्टार्ट करना इस चीज़ का गारंटी देता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे? बिल्कुल नहीं देता। एक वो कहावत है ना कि कुएं का मेंढक को लगता है कि उसकी दुनिया उतनी ही बड़ी है, उसको पता ही नहीं होता कि बाहर क्या क्या चीजें हो रही है। तो वैसे ही बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एग्जाम अगर उन्होंने क्लियर नहीं किया तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। अब इससे जाके एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों को शुरू से ये बोला जाता है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, IIT जाना है, एम्स जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो कॉलेज तो पहुंच जाते हैं, बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज में जाने के बाद क्या करना है बच्चों को पता ही नहीं होता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे, आई एम श्योर कि यहाँ पे मेरे सिनेमेटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सारे लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग से बैठे इस रूम में। सबका यही कहना है कि कॉलेज में जाने के बाद कई लोग के साथ ऐसा था कि उनको पता ही नहीं था उनको करना क्या है। क्यों? क्योंकि उनका एम ही नहीं था कि उसके आगे क्या करना है, कुछ सोचा ही नहीं था उन्होंने। तो ऐसे केसेस में ना क्या होता है कि लोगों के प्रेशर अब बिल्ड होने लगता है। इवन दो यू आर इन IIT एंड एम्स, यू फील प्रेशर्ड कि यार जिंदगी में करना क्या है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं, क्या होता है। बट क्या इंजीनियरिंग बिल्कुल बुरी चीज़ है? करनी नहीं चाहिए। इलॉन मस्क का ऐसा कहना है कि इंजीनियरिंग इज द क्लोजेस्ट थिंग टू मैजिक दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जरा सोच के देखो, अगर इंजीनियर्स नहीं होते तो शायद ये जो लाइट यहाँ जल रहा है वो नहीं होता, ये जो पीछे हम लोग कलरफुल लाइट्स ला के बैठे हैं वो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, कपड़े नहीं होते। तो इंजीनियर्स का होना, इंजीनियरिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बिना हमारा देश पता नहीं सस्टेन भी कैसे करेगा। बट द प्रॉब्लम इज इन द सिस्टम। सिलेबसेस को बदलने की जरूरत है, करिकुलम को रिन्यू करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि VR AR अब आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे डिपार्टमेंट्स भी होने चाहिए जो कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाएं। ये नहीं कि भाई घिसी पिटी चीज़ें पढ़ा रहे जिसकी जरूरत ही नहीं है हमारे कॉलेजेस में। दिस इज इक्लिप्स नोवा, अ प्राउड केमिकल इंजीनियर। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बट इससे पहले कि आप जाओ, प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चेक आउट Hirect, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे को फाउंडर से कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहोगे एंड आपके क्या थॉट्स है इस पूरे चीज़ के बारे में जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। दिस इज BigBrainco, मेक योर ब्रेन बिगर।